सेवन स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। गणित के इस पीरियड में हम एक नया पाठ वृत्त पाठ नंबर 11 इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। वृत्त के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं और पहले उसे दोहराएंगे, फिर अपने पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये है वृत्त की आकृति। और इस आकृति में अगर हम देखेंगे तो ये वृत्त मतलब इस प्रकार का गोल जिसको हम चूड़ी की सहायता से, या हम कहेंगे कि जब हम कोई भी गोल बनाते हैं जैसे चपाती के आकार से, हम लोग तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार का जो गोल है इसे वृत्त कहते हैं। ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है? उसका केंद्र कहलाता है। अब केंद्र से जितने भी ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है जिसका अंत है ओ से बी तक, ओ से सी तक, ओ से ए तक, ओ से एफ तक, ये सब जितने भी ओ से जाने वाले रेखाखंड है वो क्या कहलाते हैं? उसकी त्रिज्या। जो केंद्र से जाने वाला एक ऐसा रेखाखंड जिसका सिरा वृत्त से शुरू होता है और वृत्त पे समाप्त होता है। सी शुरू हुआ वृत्त से, एफ पर जाकर समाप्त हो गया, ये भी वृत्त की ये क्या कहलाती है? परिधि। ये गोल कहलाता परिधि। परिधि पे अगर स्थित है तो ऐसे रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। जैसे ए से शुरू हुआ तो जाकर ये बी पे समाप्त हुआ, अर्थात ये भी केंद्र से जाने के कारण व्यास है। लेकिन ए डी जो है ये व्यास नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त से शुरू होकर वृत्त पे समाप्त जरूर हो रहा है लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रहा, इसलिए ये जीवा कहलाता है। और इस प्रकार से हम लोग इस आकृति को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो अभी हम ये सीखते समय हमें कुछ बातें जान लेनी भी ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से वृत्त है, कौन कौन सी जीवाएँ हैं, कौन कौन से चाप है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ की तरफ चलते हैं और इस पाठ को सीखते समय हम कुछ बातें सीखेंगे। तो देखिए त्रिज्याएँ कौन कौन सी है। अब देखिए आपको मैंने 2 त्रिज्याएँ लिखी है, आपको उसमें से और ढूंढ कर निकालनी है। अब ये ओ से लेके बी तक एक त्रिज्या दिखाई दे रही है, ये आकृति में आ जाइए। हाँ ये आपको आकृति में दिखाई दे रही है। देखिए ओ भी त्रिज्या है, वैसे ही ओ से लेके सी तक की एक त्रिज्या है। ये देखिए ओ से सी तक त्रिज्या है, ओ से ए तक त्रिज्या है, ओ से डी तक की त्रिज्या है। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 लिखी, बाकी लिखना है। जीवा, जीवा में मैंने अभी बताया कि ए डी, ये ए और ये डी, ये एक जीवा है। ठीक है, ये एक जीवा है। मतलब जीवा कैसी होती है? वो वृत्त से प्रारंभ होकर वृत्त पे समाप्त होती है, वृत्त से प्रारंभ होकर वृत्त। अब ये जीवा जो होती है ये केंद्र से जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। देखिए ए डी ये वृत्त से जा रही है, ठीक है ना। और इसमें ई सी, ये ई दूसरी जीवा अगर हम कहेंगे तो ई सी आपको दिखाई दे रही है, ई और ये है सी, ये ई सी दूसरी जीवा है। ए डी एक जीवा है, ई सी एक जीवा है। लेकिन ये भी जीवाएँ कहलाएंगे। कौन सी? ए बी और सी एफ भी जीवा कहलाएंगे। अर्थात ए भी जीवा है और सी एफ भी जीवा है, क्योंकि वृत्त से शुरू होकर रेखाखंड वृत्त पर ही समाप्त हो रहा है। परंतु इन दोनों में फ़र्क ये कि ये छोटी, सबसे छोटी जीवा है, ये थोड़ी बड़ी जीवा है, और ये सबसे बड़ी जीवा है। अर्थात कोई भी जीवा अगर केंद्र से जाती है तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन उसे व्यास भी कहते हैं। तो व्यास में आकर हम कहेंगे कि ये जीवा है एफ सी, ये व्यास इसलिए क्योंकि केंद्र से जा रहा है। ए डी ये जीवा है पर केंद्र से नहीं जा रही, इसलिए सिर्फ जीवा है, व्यास नहीं है। ए बी व्यास ए एफ सी जैसे है वैसे ही ए बी भी व्यास है। तो ऐसे हमें इस टेबल को बनाना है, इस आकृति को बनाना है। गोल जो भाग कहलाता है ये वृत्त, और वृत्त की परिधि कहलाता है। बीच में जो बिंदु है उसे केंद्र कहते हैं। ये सब परिधि पर स्थित बिंदु है, ए बी सी डी ई एफ। और साथ में जो छोटे वाले भाग है
जो वृत्त से शुरू होकर वृत्त पे ही समाप्त हो रहे ऐसे रेखाखंड जीवाएं कहलाते हैं। जो केंद्र से जाने वाली जीवा है उसे व्यास कहते हैं। और जो रेखाखंड केंद्र से शुरू होकर वृत्त के परिधि पे समाप्त होते हैं, अर्थात ओ से शुरू होकर सी पे ओ से जो भी जाएंगे, ये सब त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो बाकी का आपने इन्हें ढूंढ कर निकालना है। तो ये हमने वृत्त के बारे में सीखा, जो अपनी पुरानी क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अब आपको प्रश्न संग्रह 42 ये पूरा करना है। तो इसके अंदर एक तालिका दी हुई है प्रश्न संग्रह 42 में, और इस तालिका में आपको कुछ बातें दी हुई है, अर्थात अभी हमने जो सीखा त्रिज्या दी है, व्यास दिया या परिधि दी है, इन तीनों में से कोई एक एक बात दी हुई है। अब उसकी सहायता से हमें क्या करना है, अन्य दो रिक्त स्थान है उसे भरते जाना है। अब ये टेबल आप बनाएंगे, लेकिन ये बनाते समय हमें उसे हल करके बनाना है, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना है। तो मैंने इन सवालों को 42 प्रश्न संग्रह को हल किया हुआ है, और उस हल को आपने देखना है और उसे समझकर और सीखना है और हल करना है। तो इस प्रकार से इसे हम अभी यहाँ पर सीख रहे हैं, और बाद में इस वीडियो को देख देख के आप लोग उसे हल करेंगे। तो आइए अब हम सीखेंगे प्रश्न संग्रह 42। अब प्रश्न संग्रह 42 जो 11वें पाठ वृत्त में आता है। अब इसकी पहला जो देखिए इस आकृति में दिख रहा है त्रिज्या 7 है, तो व्यास निकालना है 14, कैसे आया वो देखेंगे। परिधि मैंने निकाली है 44 सेमी, कैसी आई वो देखेंगे। तो आ जाइए प्रश्न के ऊपर। अब सूत्र, यहाँ से सूत्र शुरू हो जाते हैं। सूत्र शुरू होते हैं तो व्यास का सूत्र क्या है, व्यास d बराबर, व्यास मतलब इंग्लिश में उसको डायमीटर, डायमीटर का d है। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, रेडियस का r लिया। त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास का सूत्र होते है 2 गुना त्रिज्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्यास का सूत्र हो गया 2 गुना में त्रिज्या, और इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, 2 गुना त्रिज्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, 2 गुना में r। ये संकेत में सूत्र है, ये जो संज्ञा दी हुई है उसका संज्ञा का सूत्र है। तो व्यास बराबर तो 2 गुना त्रिज्या r। तो अगर त्रिज्या 7 है तो 7 दूनी 14, अर्थात व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या हो गया, 14। अब परिधि का सूत्र है, ये भी आपने याद करना है। परिधि जो है ये दी हुई है यहाँ पर c बराबर ये मान दिया है 2 पाई r, ये एक सूत्र है, ये इसका परिधि का सूत्र है ये वाला, इसे याद करना है। परिधि अर्थात सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस का c लिया हुआ, तो परिधि बराबर 2 पाई r, और पाई का मान है हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई का मान जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है, अर्थात वो 22/7 होता है। अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या की जगह 7 आ गया। अब हमें काटने की पद्धति का इस्तेमाल करना है, अर्थात किस पहाड़े में आता है। तो 7 और 7 किस पहाड़े में आता है, दोनों भी 7 के पहाड़े में आता है। कितनी बार, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। इसे काटना कहते हैं या भाग देना भी कहते हैं, भाग देना ही कहते हैं, जिसको हम काटना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अब यहाँ पे एक का गुणा करो, भाग करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए सिर्फ हम 2 और 22 लिखेंगे, तो 22 दूनी 44। इस प्रकार से परिधि c बराबर आ गया 44 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैंने तालिका के अंदर देखिए भरा है, त्रिज्या की जगह त्रिज्या 7 के लिए 14 व्यास आया, देखिए व्यास दिख रहा है, परिधि 44 आया। तो ये पहले आप इसे हल करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर भी इसे भरेंगे। और एक सवाल देखिए कि अगर यहाँ पर व्यास दे दिया तो त्रिज्या ज्ञात करनी है और परिधि ज्ञात करनी है, तो कैसे हल करेंगे ये देखकर फिर आप उसमें भरेंगे। आइए अब इसकी तरफ देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिज्या r बराबर 14 सेमी दिया। अब अगर त्रिज्या हमें व्यास निकालना पड़ेगा, तो
व्यास के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका दुगना करेंगे, तो 14 दूनी 28 हो गया। अब परिधि 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर अर्थात पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 2 की जगह 2, बाई की जगह 7, 22/7, त्रिज्या की जगह 14, 7 के पहाड़े में 14 भी आता है 2 भी आता है, कितनी बार आता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और इसे हमने भाग दे दिया, 14 को 7 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा 2। अब क्या क्या बचा 2, 22 और 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात इसकी परिधि सी का मान आ गया 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैंने इस सवाल को हल किया है। सूत्र त्रिज्या बोले तो आर, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और ये उत्तर आया 28। और उसके बाद आया परिधि, परिधि को हमने जब ज्ञात किया, हल किया 2 पाई आर सूत्र से, और पाई को 22/7 लेते हुए, तो हमें प्राप्त हो गया परिधि सी बराबर 88 सेंटीमीटर। और फिर टेबल में इसके मान भरे। अब थोड़ा कठिन सवाल की तरफ हम चले। अब इस सवाल में दी है, तीसरे सवाल में परिधि दे दी उसने, परिधि मतलब सर्कम्फ्रेंस सी, इसका मान है 616 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र सी मतलब परिधि का सूत्र हमें ज्ञात है, वो है 2 पाई आर, इसका मान आ गया 216। पाई का मान सभी को ज्ञात है, जो हमें 22/7 ही हमेशा भरना है। और फिर उसके बाद 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह हमें निकालना है, इसलिए आर का आर ही रहेगा, और मान दे दिया है 616, ये मान है परिधि का 616। अब यहाँ से हम लोग आर का मान निकालना है, तो आर अकेला होना जरूरी है, ऐसा अगर अकेला नहीं होगा तो फिर निकालते नहीं आएगा। आर का मान निकालने के लिए जैसे अब तक हमने पीछे देखा, अगर एक तरफ सी रहेगा, एक तरफ आर रहेगा, एक तरफ डी रहेगा, वैसे इस तरफ त्रिज्या निकालना रहे तो आर को रखना है। 2 का उल्टा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। 22/7 का उल्टा क्या होगा 7/22, जिसको प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं हम लोग। तो पक्षांतर कर रहे हैं हम लोग, और पक्षांतर अभी भी हमको सीख लेना है, और वो पक्षांतर दूसरी तरफ करने पर प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का होता है प्लस, गुणा का होता है भाग, भाग का होता है गुणा। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, और 22/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/22। अब इसे काटना है या भाग देना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 से काटा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं काटने आता तो ऐसे भाग भी दे सकते हैं। 216 को हम 2 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से देखिए 2 तिया 6, माइनस किया 0, फिर 1 आया, भाग नहीं जाता इसलिए 0, ऊपर से आ गया 6, 2 अट्ठे 16, कितने आया उत्तर 308, और वही 308 यहाँ पर आप लोग आपको दिखाई देगा, ये देखिए 308 यहाँ पर भी आ गया। तो जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे हमें मौखिक भाग भी देना आना चाहिए। और ये 300 मैंने जैसे बाजू में भाग दिया, वैसे अगर आप भाग भी दे सकते बाजू में ऐसा, और फिर उत्तर उसके ऊपर लिखेंगे। अब इसके बाद 11, और 308 भी 11 के पहाड़े में कैसे आता, देखिए 11 के पहाड़े में 22 आता 2 बार, फिर 11 दूनी 22, तो 22 में से 30 में से 22 गए तो बचे 8, 8 और ये 8 88 बन गया, और 11 चौक 28। तो अब क्या क्या बचा है इधर 14 और 7 बचा, सब बाकी के पद कट गए। तो 14 और 7 मतलब 14 गुना 7, 14 सत्ते 98। इस प्रकार से इसकी त्रिज्या आ गई 98। अब व्यास ज्ञात करना है, तो अभी मैंने बताया व्यास डी का मान होता है 2 गुना त्रिज्या, अर्थात 98 गुना 2 किया तो उत्तर आ गया 196, 196 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर परिधि दिए, इस प्रकार से अगर कोई परिधि दिए, तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर हमने लगाकर उसमें 2 का मान भरा, 22/7 पाई के लिए भरा, और परिधि का मान 616 है। पक्षांतर करने पे गुणात्मक प्रतिलोम लिया और भाग देते चले गए, तो सिर्फ 14 और 7 अंत में बचा, और इसका गुणा करने पे आ गया 98। ये वृत्त की त्रिज्या बन गई। अब त्रिज्या का दुगना करते हैं तो व्यास बनता है, त्रिज्या का दुगना किया मैंने, व्यास भी है, तो 98 का दुगना 196,
सेंटीमीटर। ये बन गया उसकी परिधि। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने यहाँ पर हल किया है। और अब ये हल करने के बाद एक जो सवाल और हम देखेंगे, इसमें ही टेबल के अंदर का जो सवाल है वो भी और एक देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा, और चौथा सवाल भी देखिए, दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ये आपके की ये देखिए, किसी वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। 176 सेमी परिधि है तो त्रिज्या ज्ञात करो। अब ये सवाल वैसा ही जो मैंने पीछे हल किया, फ़र्क इतना ही है कि ये इबारती सवाल है और पहले हमने जो सवाल किया था वो सवाल है हल किया हुआ सवाल। तो देखिए, परिधि C बराबर, परिधि को C कहते हैं, उसका मान हमने भर दिया, वो आ गया 176, और आपसे कहा उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। फिर से परिधि C का मान लिखेंगे या तो सूत्र लिखेंगे 2 पाई r, जिसका मान है 176। पाई की जगह हम क्या मान भरेंगे? पाई की जगह हम मान भरेंगे 22/7। फिर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह r और 176। फिर से पक्षांतर किया तो हमेशा की तरह 2 का उल्टा यहाँ पर 1/2, 22/7 का उल्टा अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो गया। फिर से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11/6, 6 का 66 हो गया, और 66 तो 16 बन गया। ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 और 7 बचा। 4 और 7 का गुणा करने पर त्रिज्या आ गई 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर। तो अगर परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या आएगी कितनी आने वाली है? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार का एक सवाल हमने किया है। अब इसी में और एक सवाल देखिए, इबारती सवाल इस प्रकार से कि किसी वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 56 मीटर है, बाग के चारों ओर 4 फेरों वाले तार के बाड़ लगानी है, कंपाउंड बनाना है, तो और उसके लिए 40 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्च आएगा? तो एक ये सवाल है कि हमने कई बार देखा है कि कहीं खेत के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ सुरक्षा के लिए मतलब प्राणी या कोई भी चोर न आए और फसल को चोर करने लेके जाए, तो उसके चारों बाजू एक कंपाउंड लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, उसके बाड़ कहते हैं। और ये बाड़ लगाने में तार लगाई जाती है, तार, और ये तार की एक लाइन नहीं होती, तार के कई फेरे होते हैं, 4 फेरे, 5 फेरे, 8 फेरे। जितना ऊंचा बाड़ बनाना है या कंपाउंड बनाना, उतने अधिक फेरे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे कुल मिला के उस बाग के फेरों में कितने फेरे? 4 तार के फेरे लगाए गए, गोल 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 गोल। और फिर उसके बाद बाग की त्रिज्या दे दी उन्होंने 56 मीटर। देखिए 56 मीटर त्रिज्या है, और उसके बाद उसकी परिधि का मतलब है 1 फेरा। मतलब ये अगर इस प्रकार से कोई बाग है, यहाँ पे मैं आकृति आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा, तो ये ऐसा, ये ऐसा बाग है, तो ये बाग में ऐसे 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 फेरे आने वाले, ये देखिए ऐसे, है ना, ऐसे फेरे आएंगे ये। तो 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, ऐसे फेरे, और ये बीच में डंडे लगे हुए, उसके ऊपर तार लपेटे हुए है। तो 1 फेरा मतलब पूरा गोल, और एक पूरा गोल मतलब क्या हो गया? उसकी परिधि बन जाता है। तो यहाँ पे वो परिधि 2 पाई r आ गई। पाई का मान है 22/7 हमेशा की तरह से। अब कुल मिला के कितने फेरे हैं? 4 फेरे। अब 4 फेरे मतलब 4 बार परिधि, अर्थात 2 पाई r में 2 की जगह 2 लिया, पाई की जगह 22/7 लिया, त्रिज्या r की जगह 56 लिया, और फेरों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 फेरे मतलब 4 गुना 2 पाई r, ये भी ध्यान में रखिए। 4 फेरे मतलब 4 गुना 2 पाई r। तो ये 4 आ गया और 2 पाई r का ये मान आ गया। अब कुल खर्च, अब एक और सूत्र आ गया यहाँ पे कि 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, तो 4 फेरों को कुल कितना खर्च आएगा? तो कुल फेरे कितने फेरे? 4 फेरे, उसमें दर का गुणा करना पड़ेगा, और दर दिया हुआ है
40 रुपये प्रति मीटर, ऐसे डंडे को कहते हैं प्रति, कि प्रत्येक मीटर के लिए 40 रुपये खर्च आएगा। तो अब जो भी आपके कुल फेरे ये जो ऊपर निकाले हमने, उसमें और किसका गुणा करना पड़ेगा, 40 का गुणा करना पड़ेगा। अब मैंने 2 की जगह 2 लिखा, 22/7 की जगह 22/7, 56 की जगह 56, और 4 फेरे के 4 फेरे आ गए, और उसमें किसका गुणा कर दिया मैंने, और 40 रुपये दर का गुणा कर दिया। अब काटना शुरू किया, 7 × 7 7 8 56, तो अब बाकी कुछ भी नहीं रहा नीचे काटने के लिए, इसलिए यहीं पर काटने की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब फिर क्या बचेगा, सिर्फ गुणा करने की प्रक्रिया रह जाएगी। तो 2 की जगह 2, 22 की जगह 22, नीचे का 7 कट चुका है, ऊपर बच गया 8, ऊपर से आया 4, नीचे से आया 40। तो अब देखिए 2 × 22 का गुणा किया तो 44, हाँ, 8 का गुणा 4 से किया, ये 8 और 4 का गुणा किया तो आ गया 32, और ये 40 का 40, और ये तीनों का गुणा करने पे आएगा 56,320 रुपये कुल खर्चा आ गया। फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये कंपाउंड है, और जो अपना खेत कहिए या हम कहेंगे कि ये जो हमारे बगीचा है उसके चारों तरफ लगा रहे, और कंपाउंड गोल होने के कारण ये गोल गोल जो तार लपेटते उससे क्या कहते हैं, बाड़ कहते हैं। और इस बाड़ को कितने फेरे हैं, कुल मिला के 4 फेरे हैं। प्रत्येक फेरा कहलाता है परिधि, क्योंकि वो गोल गोल होते हैं इसलिए, और परिधि अगर है तो गणित के हिसाब से उसका मान आएगा 2πr, और r का मान है 56, पाई का मान 22/7, और इस प्रकार से इसको रखते चले गए। और फिर आगे अगर अपने को कुल खर्च निकालना है तो अपने को दर भी मालूम होना चाहिए, और दर है 40 रुपये प्रति मीटर। तो सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा, कितने फेरे, 4 फेरे वाले इस तार के कुल खर्च का दर है 40। तो यहाँ पे 40 का गुणा ऊपर वाले पद के साथ किया, 7 × 7 7 8 56 काटने के बाद इन सब का गुणा करने पर 56,320 रुपये हमें कुल खर्च मिल गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट या 3 जानकारी बताई। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, और साथ में जीवा क्या होती है। और इस प्रकार से इसको अपनी कॉपी में उतारना है, पक्की कॉपी में, जिसके फ़ोटो में भेज रहा हूँ, और फिर उसे चेक भी करवाना है। पढ़ाई कीजिए, रिज़ल्ट आपका लग चुका है। आपने भले ही ऑनलाइन अच्छा किया, लेकिन पढ़ाई में अभी भी पिछड़े, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते, ये करेंगे तो आप यशस्वी होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।